नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी साइंस इंग्लिश के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी हाँ तो 500 इम्पॉर्टेंट जी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखने वाले थे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वीडियो में 500 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज जो कि पूरे जीके का निचोड़ है के क्वेश्चन देखने वाले। ये प्रश्न जो है और ये उसके बाद जो जिसका आप है एक लाइन का क्वेश्चंस या कई लाइन में हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर सिंगल वर्ड वाला होगा। और देखेंगे कि मल्टी ऑप्शनल जो कि 4 विकल्पों में से चुना जाता है को लेकर बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए वैसे ही प्रश्नों का कलेक्शन आप देखने को जा रहे हैं। तो आपके परीक्षाओं खासकर बीपीएससी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और जितने भी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पर ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और हिंदी के प्रश्नों को लेकर आप देखेंगे कि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या है। देखिए, वायुमंडल के कई सारे भाग हैं और सबसे निचला भाग जो है ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है, तो ये याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुके हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर और नेक्स्ट 4 और क्वेश्चन देखेंगे, 1 लाइन वाला यानी कि सिंगल लाइन। ग्रांड बैंक क्या है। तो दोस्तों उत्तर है ग्रांड बैंक गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है। बस याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल, यानी कि जैसे कि इलाहाबाद को संगम, नदियों का संगम कहा जाता है, उसी तरह यहाँ पर ग्रांड बैंक को गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का संगम कहा जाता है। नेक्स्ट जो है प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने होती है। तो ये होती है जनवरी में। नेक्स्ट है प्रश्न कि विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो उत्तर है तो हडसन की खाड़ी की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ताजे पानी की झील किस राज्य में है। उत्तर है तो जम्मू कश्मीर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य व नदी पर बनाया गया है। 2 प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, दूसरा प्रश्न ये है कि किस नदी पर है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के कृष्णा नदी पर बनाया गया। 2 अलग अलग बात है, तो एक ये हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा है कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है मैटूर बांध किस नदी पर बना है। तो ये बांध को लेकर कई प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब प्रश्न पूछे गए इसलिए है। तो मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला कौन सी है। उत्तर है तो अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे पुरानी यानी कि सबसे पहले जो है जो पहाड़ या पर्वतमाला बना तो अरावली है। और सबसे नया अगर कहा जाए कि सबसे नया पर्वतमाला कौन है, तो हिमालय श्रेणी। ठीक है, हिमालय के जो पर्वत हैं जो हैं वो सब नए हैं अरावली पर्वत के सामने। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। उत्तर है दोस्तों केरल। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। उत्तर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। चाइना, चीन से रिलेटेड नाम है चाइना मैन, तो ये क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। नेक्स्ट देखिए, एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो ये रोहित शर्मा है। और देखिए ये सब चेंजेस होते रहते हैं, तो सबसे पहले वाले व्यक्ति है। और राष्ट्रीय मानक निकाय के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है 1 अप्रैल 1987 से अस्तित्व में है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस स्थान से अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की थी। ऐसी बात है, सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो वो व्यक्ति जो कि प्रथम बार अंतरिक्ष में गए वो राकेश शर्मा है, लेकिन वो कहाँ से यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये देखिए बैकानूर, जो कि सोवियत रूस से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष
जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा नष्ट करवाया गया था। यानी कि बौद्ध गया में, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है, बोध गया, वहाँ पर जो बौद्ध वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो किस शासक द्वारा नष्ट करवाया गया था। तो गौड़ वंश के शासक शशांक द्वारा। राजा का नाम शशांक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। दोस्तों ये है 17 और 17, 18, 19। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अशोक का शांति संदेश, ठीक है, और जिसने शांति के लिए संदेश दिया, और समुद्रगुप्त की विजयों, सैन्य विजयों का विवरण दोनों जो है वर्णित है। यानी कि यह मौर्य काल का है और जबकि ये जो है गुप्त काल का, दोनों का एक ही बात, दोनों का जो है विवरण जो है अंकित है। तो ये है प्रयागराज स्तंभ, ठीक है, उत्तर है प्रयागराज स्तंभ। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 याद रखिएगा, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई, तो रूस में। मार्क्सिज्म जो है रूस में आया था पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा 20, 21 और 22। सुनीता रानी का संबंध किस खेल से है, तो एथलेटिक्स से। तो कुछ खिलाड़ियों का नाम और किस खेल से खेलते हैं वो, इस तरह का नाम याद रखना चाहिए संबंधित, क्योंकि प्रश्न ऐसे हमेशा आते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 फीट ऐसे याद रखेंगे। ऐसे मीटर में अगर पूछ दिया जाएगा तो 2.44 मीटर होगा, यानी 8 फीट। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है, तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले तो एक प्रश्न यही उत्तर आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिससे कि याद हो सकता है बहुत जल्दी में। नेक्स्ट जो है 24 नंबर में शेर शाह की मृत्यु, एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, शेर शाह की मृत्यु उसके अंतिम विजय के समय हो गई, तो वह कौन सी अंतिम विजय थी, तो कालिंजर विजय था शेर शाह के अंतिम विजय, जहाँ पर उसकी विजय के बाद जो है मृत्यु हुई है। तो ये शेर शाह को याद रखिएगा। और बिहार में सहरसा, यह सहसराम जिसे कहा जाता है, वहाँ इनका मकबरा है और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत है। देख सकते हैं झील के बीच में बनाया गया है, तो कलाकृति की दृष्टि से बहुत ही उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल सम्राट ने भारत में कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया। अब भाई कर मुक्त व्यापार करने का जब आज्ञा प्रदान किया तो वो थे फर्रुखसियर। 1717 का शासनकाल उनका है, फर्रुखसियर का। नेक्स्ट देखिए, भारत में दुनिया कितना प्रतिशत बाघ पाया जाता है, तो सबसे अधिक 70% बाघ जो भारत में पाया जाता है। ये सब पुराने डाटा हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन इतना तो है कि भारत में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है पूरी दुनिया का। सर्वाधिक विख्यात चोलकालीन प्रतिमा कौन सा है, तो दोस्तों नटराज की कांसे की प्रतिमा जो है चोलकालीन प्रतिमा जो सर्वाधिक प्राचीन है, विख्यात है। नेक्स्ट है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। महरौली दिल्ली में है, महरौली अभिलेख को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो किस सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। नेक्स्ट देखिए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे,
तो मखरी गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30, 31 और 32 को लेते हैं यहाँ पर। किस शासक को बदायूनी ने इस्लामी विरोधी कहा था? किस शासक को बदायूनी ने, जो कि लेखक हैं, अकबर को जो है इस्लामी विरोधी कहा था? अकबर को, क्योंकि अकबर जो है उदारवादी थे, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले माने जाते थे। दीन इलाही का स्थापना उन्होंने किया था, उसमें भी ये चर्चा है। नेक्स्ट है तोल्काप्पियम क्या है? तो संगम कालीन व्याकरण ग्रंथ जो है, यानी कि तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ है जो कि संगम काल में इसकी रचना हुई। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य थे। वर्नियर ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो बीपीएससी के जो क्वेश्चन है, बिहार के जो प्रश्न है उसमें ये प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। 1666 में वर्नियर ने बिहार की यात्रा किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या के वृद्धि से कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? तो 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष था, याद रखिए। नेक्स्ट है ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह किसका सिद्धांत है? तो रामानुज दर्शन है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत रामानुज का है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह, जो केरल में है। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार 1921। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही काम के हैं। नेक्स्ट देखिए 37, बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? तो ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और लालू प्रसाद यादव के पहले यही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही उर्दू को बिहार राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। आप देखते होंगे कि बहुत जगह जो बिहार से संबंधित हैं लोग, वो हिंदी उर्दू में लिखा रहता है, खासकर राजकीय जो राज्य के जो जहाँ भी राज्य का जो अगर कुछ है वहाँ पर। नेक्स्ट है विदेशी राज्य, चाहे विदेशी राज्य वह कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं होगा, यह जो है कथन दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए हैं, और तीनों लंदन में, जिसमें एक में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। पहला अजातशत्रु था, दूसरा कालाशोक, तीसरा जो है अशोक, और चौथा कनिष्क, जो कि कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 23 मार्च जो है किसका शहादत दिवस है? दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। ये 1931 का जो है साल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। प्रश्न 44, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया था? तो 1905 कब किया गया था? तो ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था मगध में, और उनका ही उत्तराधिकारी था। 2 मुख्य शासक शिशुनाग, कालाशोक थे। उसके बाद बहुत ही कम चर्चा में शासन परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों में भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, यह किसका कथन है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो है ब्रिटेन में या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना, यह कथन था दादा भाई नौरोजी का। यानी जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो ब्रिटेन में या उपनिवेशों की तरह भारत में जो ब्रिटिश राज था उसका स्थापना करना था, यह कथन दादा भाई नौरोजी का था। इस तरह से समझना होगा इसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है
47, 48 और 49। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस उसने मनाया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है का नाम क्या है? गोविंद सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए 50, उसके बाद यहाँ से आते हैं फिर से। तो ये 50 नंबर में, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में यानी कि यूएसए में की स्थापना किसने की थी? तारक नाथ दास ने किया था। नेक्स्ट है 51, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के थे की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल का बहिष्कार किया था? किस प्रमुख राजनीतिक दल का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था, इनका बहिष्कार किया था। और ये बिहार, ये संविधान सभा सबसे जो कह सकते हैं कि वृद्ध थे, व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट देखिए 54, 55 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति है, इसका अभिप्राय क्या है? उत्तर है विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 88 के द्वारा ऐसा है कि मंत्री है या महान्यायवादी, वो चाहे तो किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, यानी कि राज्यसभा और या लोकसभा, वो कहीं भी बोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 88 उनको ये अधिकार देता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर है 26, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BS चौहान थे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 58। ठीक है, तो लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने। संविधान के प्रारूप समिति के, ठीक है, तो संविधान के प्रारूप समिति के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 60, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो 1 माह के अंदर होना चाहिए, यानी कि 30 दिन। एक्चुअली 1 माह ही होता है। अब 1 माह वो कौन सा माह होगा नेक्स्ट वाला समझ में आएगा, चाहे वो 28 हो, 31 हो, 31 वो नहीं है। तो जो अनुमोदन हो वो 1 महीने के अंदर हो जाना है। किस दिन को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया। तो जो तिथि, जो दिवस होते हैं, दिवस से रिलेटेड सारे डेट याद रखने होंगे, जबकि प्रश्न इससे हमेशा आते रहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 62 है, भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई है? तो 1957 में दशमलव प्रणाली अपनाई गई भारतीय मुद्रा में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, 3 नाम है, जवाहर, राणा प्रताप और गांधी। ये तीनों जो है चंबल नदी पर बने हुए, याद रखिएगा। सागर है जो व्यक्ति है, पॉलिटिकल है, तो ये ऐतिहासिक व्यक्ति है, तो चंबल नदी पर है। राज्यों के वित्तीय आवंटन पर क्या आता है? वित्त आयोग की संतुति पर क्या आता है? राज्यों के वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर क्या आता है? तो वित्त आयोग की संतुति पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के जो सचिवालय है, लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर जो है, मैंने उस पर नियंत्रण लोकसभा का अध्यक्ष का होता है।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और एकांकिक स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम। मतलब मैक्सिमम जो है कह सकते हैं 200-300 के आसपास जो है लगभग अभी एडजस्ट समझे कि मैक्सिमम जो है संविधान के जितने भी अधिनियम थे वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। तो देखिए संविधान की मूल ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो केशवानंद भारती वाद में यह जो व्यवस्था दी गई थी कि भाई संविधान के मूल ढांचा को संशोधित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है मान्यता कि वो दल जो है क्षेत्रीय दल है या कि राष्ट्रीय स्तर के दल है। नेक्स्ट देखिए, किस लेख का अर्थ है सशरीर उपस्थित करें? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए उत्तर है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सशरीर उपस्थित करने को लेकर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? यानी 25 वर्ष का कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? चलिए नेक्स्ट जो है 72वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना जो है इसका सिद्धांत है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये देखिए 73 यानी 73वां, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्तावक निर्वाचक मंडल कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा यह किया जाना आवश्यक है। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से निर्वाचित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए ये प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है और प्रधानमंत्री के लेकिन सिफारिश पर, अपने मन से ये मतलब सेल्फ डिसीजन नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं तो 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 76वां प्रश्न, और तो ये है दोस्तों 76, भारत को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को का दिन ही तय किया गया कि भाई जो कि 1930 से ये परंपरा चला रहा था कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने के लिए लोग मान गए थे, उसी दिन को चुना गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक को किस संस्था के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, यानी कि जो आपका पर्सनल मतलब यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके अधिकार को, लेकिन मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 80, ओजोन परत के क्षरण यानी के कारण इस परत में 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो स्थित है कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के ऊपर यह स्थित है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डों के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम है ये मुख्य निर्यातक है लौह अयस्क का और नौसैनिक अड्डे के रूप में भारतीय बंदरगाह जो है कि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 और 83 देखेंगे, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने संक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मारिनस ने किया था, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था मारिनस ने। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर भाग में है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर भाग में, इसके बावजूद यह उष्णकटिबंधीय
जलवायु पाए जाने का क्या कारण है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत का अधिक होना ही ये इस कारण से उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है सो 84, विश्व में सर्वाधिक जो है वर्षा मासिन राम में होने का क्या कारण है? तो पहाड़ियों का कीपा आकृति में होना जो है मासिन राम सबसे पहले। तो इसके पहले जो है ये मेघालय में है मासीराम, और चेरापूंजी में हुआ करता था, लेकिन उसी के आसपास का ये क्षेत्र में, ये भी मेघालय में ही है, लेकिन मासीराम है जो कि सबसे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पहाड़ियों का कीपाकार आकृति की वजह से ऐसा हो रहा है। भारत का सर्वाधिक चोटी K2, ठीक है, K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम से, यानी कि K2 को गॉडविन आस्टिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए में है और कनाडा सीमा, यूएसए कनाडा सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर तो 87, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो पवन जो है महासागरों में उत्पत्ति का जो है कारण है तरंगों का। बरमूडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण, जहाँ पर से कोई भी प्लेन वगैरह जाता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उस पर चुंबकीय कारण है, बहुत सारे कारण लोग कहते हैं। उत्तरी पूर्वी तंजानिया में सक्रिय विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये माउंटेन ऑफ गॉड में है। नेक्स्ट है 90-51 अबाव, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? तो डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट बसा हुआ। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों कुछ जो क्षेत्र है एजुकेशन से रिलेटेड उससे भी लेकर पूछा जाता है कि कौन सा अध्ययन किस में किया जाता है ना, तो ये कुछ समझना होगा। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन का जो है भूगोल के इक्थियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्यान्न की अधिक प्राप्ति एवं भंडारण की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो FCI यानी कि फूड ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सॉरी, ये FCI। नेक्स्ट है, बागवानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में बागवानी कृषि। इंडियन बैंक की स्थापना कब किया गया है? तो 1907 में किया गया है इंडियन बैंक का स्थापना। बहुत सारे बैंक जो है मर्ज कर चुके हैं, तो अभी देखना होगा कि इंडियन बैंक फिलहाल के साथ कौन सा और बैंक विलय कर किए गए। वायुमंडल में हरित गृह प्रवाह मुख्यतः घटित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये सब हो रहे हैं। हरित यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अधिपादप मुख्यतः कैसे पाए जाते हैं? तो कोनधारी वनों में अधिपादप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो कोनधारी वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में जो है ये उत्पादक घटक है हरे पौधे। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती? दामोदर नदी जो है, जो कि झारखंड में है, अपने प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। अब दोस्तों 2 प्रश्न और मैं लूँगा ताकि समय का भी बचत हो सके, और ये है 90, 99 और 100। इको मार्क भारतीय उत्पादों को कहा जाता है। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको इको मार्क भारतीय उत्पाद कहते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो आर्सेनिक, ठीक है, जो कहते हैं ना कि पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। दोस्तों यही है 100 क्वेश्चन है, और समय को देखते हुए और ध्यान रखते हुए ताकि और भी लाया जा सके और लंबे वीडियोज न। तो अगर हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहने के लिए आप हमारे वीडियो को जो है, इस वीडियो को जितना भी आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं करिए। कमेंट है तो कुछ कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और साथ ही घंटी को दबाइए, बेल आइकन को। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।